मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ये है आपका जीएस पॉइंटर। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स में जैसे पीसीएस वगैरह के जितने भी पीवाईक्यू हैं, इसमें सब आपको वन लाइनर टाइप में मिलेंगे। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें हम एक एक करके पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में देखेंगे। इतिहास में हम पहले प्राचीन भारत में चलते हैं। तो देखिए बहुत ही, अगर हमने इस किताब को कवर कर लिया तो हम सारे इस क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी में हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहले आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट ब्रूट्सफुट थे। पहले पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले आते हैं रॉबर्ट ब्रूसफिट कौन थे? तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं रॉबर्ट ब्रूट्सफुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं हमें कहाँ पर? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह जगह कौन सी है? तो वह है आदमगढ़। फिर आते हैं चौपानी मांडो, कांकोरिया, महदहा और सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे कहाँ से? सराय नाहर राय और महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लहुरा देव से। औदे, बोरी, बागोरी और लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बागोर से मिले हैं। पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो ये कहते हैं ताम्र पाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगन से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह है मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन करवाया गया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राग का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह जगह है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त होते हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उसका क्या नाम है? VS वांककर। अब आते हैं अगला नेक्स्ट। गैरिक मृदभांड यानी OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद और मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, तो वह है बुर्जहोम से। बुर्जहोम, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वह लेखहिया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विद्यमान क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिया है किसने? GR शर्मा ने दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों से संलग्न कार्यालय कौन सा है? तो यह संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अब आते हैं सैंधव सभ्यता और संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंध है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यन वाली जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी।
सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वह है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह पुरातात्विक खुदाई। और बात है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन क्या है? E.J.H. मैके, इन्होंने बताया सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। और मार्टिमर व्हीलर ने बताया पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन हुआ। अमलानंद घोष ने बताया हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है कहाँ से? पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा और बाघ पशुओं में से वह जिनका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो वह गाय का नहीं हुआ। चन्नूदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है तो सोहगोरा नहीं है। अब आते हैं लोथल पुरातत्व, इसकी खोज किसने की है? तो गोदी। लोथल क्या है? यह गोदीवाड़ा है यानी डॉकयार्ड है। कालीबंगा क्या है? जुता हुआ खेत मिलता है यहाँ से। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है। हड़प्पा से हमें क्या मिलता है? समाधान मिलता है R37। मोहनजोदड़ो से मिलता है नर्तकी की मूर्ति मिलती है। अब आते हैं हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा के किनारे। नागार्जुन कोंडा कृष्णा के किनारे। पैठन गोदावरी के किनारे। कालीबंगा ये मिलता है, जो कालीबंगा जो है किससे मिला है? कालीबंगा है घग्गर के किनारे। और लोथल भोगवा के किनारे। रोपड़ सतलज के किनारे मिलता है, सतलज के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आलमगीरपुर से, आलमगीरपुर का है उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में। बनावली हरियाणा में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। और हुलास उत्तर प्रदेश में है। अब आते हैं इसके बाद मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बालू हरियाणा में है। पाडरी गुजरात में है। हड़प्पा जो है ये दयाराम साहनी ने खोज किया। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी की NG मजूमदार ने। लोथल इसकी खोज SR राव ने की है। सुरकोटड़ा की JP जोशी ने की है। धौलावीरा की JP जोशी और RS बिष्ट ने की। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो। चन्नूदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो JH मैके ने किया है। अब आते हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो वो है हड़प्पा। वह स्थान जो पाकिस्तान में है तो वह है हड़प्पा। रंगपुर जहां अब हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित है कहाँ? सौराष्ट्र गुजरात में। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था कहाँ से? हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है, यह पंजाब का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वह है लोथल गुजरात में। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह स्थित है कहाँ? भोगवा नदी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो वह पाटलिपुत्र नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब और झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की, पशुपति की और लिंग योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज की, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अब आते हैं इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए
और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। R.D. बनर्जी, के एन दीक्षित, M.S. वत्स और B.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे तो वो भी हैं B.A. स्मिथ। अब आते हैं सही कालानुक्रम क्या है, तो देखिए पहले नगर संस्कृति है, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह था तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है कहाँ से, लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। और आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वह है बनावली। सही कथन देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। इसमें देखेंगे सही कथन क्या है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलगत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, धौलावीरा से मिले हैं। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है हरिया, गुजरात में है। वह हड़प्पन नगर जो 3 भागों में विभक्त है वह है धौलावीरा। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है, तो वह धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विसव संकर यानी डबल बरियल प्रमाण मिला है तो वह है कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पन स्थल सनौली के हैं, अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है कहाँ, तो ये है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात ब्रसव मुद्रा प्राप्त हुई थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है कहाँ, मिलती है किसकी, पीपल के वृक्ष की। देखिए अब आते हैं इसके बाद, वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता तो घोड़े का नहीं मिलता। वह पशु जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए तो वह शेर के। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी तो वह मिस्र की सभ्यता। और माया, एस्टेक, मोइस्का और इंका सभ्यता को उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, तो एस्टेक, फिर माया, फिर मोइस्का, फिर इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो वह थी सुमेरिया। अब आते हैं वैदिक काल में, देखेंगे आर्य शब्द अंगित है, इसका मतलब है श्रेष्ठ वंश के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है किसका, 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो वह ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में क्या है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान, कर्मकांड और विधि है। सामवेद संगीत से संबंधित है। फिर आता है ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में जो है संगीत में स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 4 वेदों में से वह है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो वह अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552। ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। अब आते हैं वेद और इनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गौपद है। यजुर्वेद का शतपथ है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो वह है 9वां मंडल। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद
अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो वह सामवेद का। तक्षशिला, तरंजीखेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो वह तरंजीखेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है तो वह दर्शन। फिर ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वह उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वति केकई जो है, ये अश्वति शासक थे, कहाँ के? केकई के शासक, कैकेयी के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है तो वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद ग्रंथ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और क्रमु। कुभा, इसका आधुनिक नाम काबुल है। परुष्णी का रावी है। सदानीरा का गंडक है। सतुद्री का सतलज है। वैदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय क्या कहलाती है तो चार पुरुषार्थ जो है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। धर्म और ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचारों को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है कि ऋत तो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है तो वह प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है किसको? बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की थी तो वह लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था ये गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता है स्वर्ण आभूषण के नाम से। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। देखिए अब आगे चलते हैं। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है तो वह बोगज कोई अभिलेख। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा वह है बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे तो वह ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है किसको? कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुष्णी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता और यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया वह है सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? यदु, द्रहु, पुरु, अनु और तुर्भस। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था तो वह था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था वह था जौ। ब्रीही जो है ये क्या है? चावल होता है। मुदग मूंग को कहते हैं। यव जौ को कहते हैं। इक्षु गन्ने को कहा जाता है। ऋग्वैदिक पणी जो नागरिक थे ये कौन थे? व्यापारी वर्ग के थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसका नाम था सभा। आयुर्वेद तथा जीवन का ज्ञान का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था एकैक्यवादी या बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसको? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? देखिए वे झंझावत के देवता थे और वे वर्षा के देवता थे। ठीक है, ये बात सत्य है। चलिए अब आगे चलते हैं।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है किससे? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या है कितनी? तो ये 18 है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई है किसमें? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। सतसहस्त्री संहिता उपनाम प्रसिद्ध है किसके लिए? महाभारत के लिए। ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन जिस हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह था वासुकी। अब आते हैं, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है कहाँ? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है किससे? मुंडक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन लिया गया है किससे? तो ये लिया गया उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है तो वह श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है किससे? ईरान से। फिर आते हैं, वैदिक काल में अघन्या माना गया है किसको? गाय को। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नगरीय है। उत्तर वैदिक समाज जो है कृषक है। ऋग्वैदिक समाज जो है चारागाह है प्रकार की। मध्यकाल जो है ये जमींदारी था इसमें। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष और गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है तो वह कोष। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। पुराणों के संदर्भ में सही कथन क्या है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो वह है उनका गृह त्याग। चलिए अब आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किससे? कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभलेख, निगाली सागर स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख और रुमिनदेई स्तंभलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो वह था, उसका नाम था रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था वह था मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल और मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था तो वह था कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह था सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो वह श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। फिर आते हैं उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। फिर आते कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी किसने? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासन काल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल का सही क्रम क्या है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। महायान बौद्ध मत की विशेषता क्या है? बौद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान करना। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंधित स्थल। जन्म से संबंधित लुम्बिनी है। ज्ञान प्राप्ति हुई बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तन में। महापरिनिर्वाण और निधन हुआ इनका कुशीनगर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है तो वह है चक्र द्वारा हुआ है तो वह है प्रथम उपदेश। जन्म का चिन्ह जो है कमल है। प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन है। महाबोधि का है बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष। गृह त्याग का है घोड़ा।
करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग से थे वो था कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है? उनका जन्म, ये सारे ही सही है भाई, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किया था किसने? शशांक ने। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। और प्रथम प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वो था बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है किससे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसको? किसी को भी नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचर्म प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वह विनय पिटक से। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है किससे? अभिधम्म से। और वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक से एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं तो वह सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध धम्म और संघ से। बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है तो वह अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति अवसर होता था। अशोकाराम बिहार स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया और कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है तो वह सांची। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध से। अब एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया गया था बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ उसे कहते हैं पारमिता। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थे बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? वह धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण के काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है किसका? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध द्वारा धरती का आह्वान करने के लिए। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। परिव्राजक कहते हैं परित्यागी और भ्रमणकारी को। श्रमण कहते हैं भिक्षु या साधु को। उपासक कहते हैं बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी को। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी तो ये थी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। सारनाथ जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा में क्या मिलेगा? बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्म पाणि के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सत्य कथन कौन से? लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उनका नाम है मैत्रेय। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन क्या है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन
प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति को विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो स्थित है कहाँ, अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है कार्ले में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, वह स्थित है कहाँ, कन्हेरी महाराष्ट्र में। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है, तो वो है बुद्ध घोष। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे, गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग का है, गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना। नव नालंदा महाविहार स्थित है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का सही क्रम क्या है, दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन क्या है, आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के कारणों में विस्तार के कारणों में कौन कौन शामिल है, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी वो थे वज्रयान। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे बौद्ध मत के। अब आते जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। अब आते हैं इनके तीर्थंकर और इनकी प्रतिमाएं लक्षण। आदिनाथ का है वृषभ, मलिनाथ का है जालकलश, पार्श्वनाथ का है सर्प, संभवनाथ का है अश्व। फिर आता है तीर्थंकर और उनके संज्ञान। पार्श्वनाथ का है सर्प, आदिनाथ का है वृषभ, महावीर का है सिंह, शांतिनाथ का है हिरण। जैन तीर्थंकर का सही कालक्रम क्या है, अभिनंदन, फिर पदम प्रभु, फिर विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रतनाथ। तीर्थंकर और निर्माण स्थल ऋषभनाथ को निर्माण मिला है अष्टापद में, वासुपुज को चंपामुरी में, नेमिनाथ को ऊर्जयंत में, महावीर को पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम या कुंडलपुर में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर सब संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, महावीर थे। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। फिर आते चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था तो वह था नाथ मुनि नहीं था। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं 6वें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है, वह है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अनेकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद में से जैन धर्म से संबंधित है सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत दर्शन है वह है जैन मत का। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है किसमें, विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो वह है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से।
12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो वह 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह अर्धमागधी भाषा में। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर और उज्जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो वह सम्मेद शिखर। थेरिगाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है तो वह थेरिगाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो वह स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था तो वह जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो वह पाटलिपुत्र में। सत्य कथन देखिए कौन कौन से हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, ठीक है। महावीर की माता त्रिशला विधिदत्ता वैशाली के लिच्छवी के कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। महावीर प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? भद्रभाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे श्वेतांबर कलाए। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन सिद्धांत के अनुसार कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो समाधि मरण। समाधि मरण यानी संलेखना संबंधित जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है तो वह आजीवक। अब देखिए आचार्य और उनके सिद्धांत लकुलिस का है पाशुपत, नागार्जुन का है शून्यवाद, भद्रबाहु का है जैन और गौशाल है या आजीवक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ था अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे किसने? चंदेल राजाओं के द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ? शिव को समर्पित है। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फीट ऊंची स्थापित करवाई गई है चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है किससे? बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। अब आते हैं शैव धर्म और भागवत धर्म। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम का इस प्रकार है। कृत्य यानी सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। आजीवक, मत्तमयूर, मायामत और ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था तो मत्तमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है किसका? देव और उसकी शक्ति के योग का। नयनार कौन थे तो वह शैव धर्मानुयायी थे। पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था तो वह तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? गुप्त वंश के राजाओं ने दिया। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो वो थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कलिका पुराण संबंधित है किससे? शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया वह बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या की गई है तो वह 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था कहाँ का? तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदिक लक्षण है वेदों की प्रमाणिकता में आस्था का। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है तो निष्काम कर्मयोग। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं क्या? ब्रह्मसूत्र उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था तो वह था नैमिषारण्य में। और रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी, भेंट का वर्णन मिलता है तो वह है किष्किंधा कांड में। पुरू की में रथ यात्रा निकाली जाती है किसमें? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है। हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना है, ईसाई धर्म का वेटिकन है। अब आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाओं में देखेंगे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के थे। राजा और उनके राज। प्रद्योत जो है अवंती के थे। उदयन वत्स के थे। वर्षेंजित कौशल के थे। अजातशत्रु मगध के राज्य के थे। और अंग की राजधानी क्या रही है? चंपा। कौशल की साकेत या श्रावस्ती। वत्स की राजधानी रही कौशाम्बी। मत्स्य की राजधानी रही है विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कहाँ? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था तो वह था अवंतिका।
मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए ए जो है स्थल कौन सा है, ए वाला जो है ये कौन सा है, माध्यमा का नगरी है, और बी कारकोट है, सी विराटनगर रेड में से भी प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में हुआ है। तो ये माध्यमिका और विराटनगर में हुआ है, माध्यमिका और विराटनगर में। फिर आते हैं उदयन। उदयन अशोक बिंबिसार और महापद्मनंद से पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो बताए उदयन। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन के द्वारा। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है कैसे? उज्जैन से। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। गांधार, कंबोज, काशी और मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वह था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है 22 का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है अहिछत्र में। 16 महाजनपदों में मथुरा राजधानी थी किसकी? सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है अस्सक या अस्मक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वह राजगृह या गिरिव्रज। गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है तो वह कौशाम्बी नहीं रहा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो वह अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो वह हर्यक वंश है। और मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद या उग्रसेन। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया? मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम हर्यक वंश आएंगे, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। मगध का सम्राट जो परशुराम के नाम से जाना जाता है तो महापद्मनंद। बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था? तो विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है तो वह है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी है। महाजनपद और राजधानी देखिएगा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोतन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल महाजनपद स्थित थे कितने? तो 8। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन क्या है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यूनानी आक्रमण देखेंगे। अब यूनानी आक्रमण से क्या सवाल बने? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था किसका? नंद वंश का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो वह था घनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। अब ये राजा और वंश डेमेट्रियस जो है ये हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक कोंडोफर्नीज पहला विम कटफिसेस जो है वो कुषाण वंश का था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था मशक। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। वह भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो वह था पुरु या पौरस। नियार्कस, अनेसिक्रेटस, डाइमेकस और अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया तो वह डाइमेकस। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो वह है मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो वह है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंडोकोटस था, ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज में से वह है जिसने सैंडोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था, तो किसने किया? जस्टिन ने किया। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग विचारधारा के अनुसार राज्य के अंग थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दो कोष, दंड और मित्र। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है किस पर? राजनीतिक नीतियों पर, न्यायिक राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। डायमिकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। प्राचीन पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र में। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो वह थी चंद्रगुप्त ने। मालवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। देखिए अब मानचित्र जो है इससे संबंधित, ये किसका मानचित्र है? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो वह था श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है तो वह दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किया था अशोक ने। भारत के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवानाम्पी की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह कौन थे? व्यापारियों के काफिले को कहते हैं। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था तो वह था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची को। सांची का स्तूप बनवाया गया था अशोक के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़ाम। कौशाम्बी इसका स्थान और भग्नावशेष। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में रानावर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं का सही क्रम क्या है? तो पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा क्या है? वो प्राकृतिक भाषा है। कालसी, गिरनार, सहबाजगढ़ी और मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में मिलता है तो वह सहबाजगढ़ी का। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख है प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किया था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वह थी खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर
बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार है। मास की गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है किसका? अशोक का नाम मिलता है इन सब में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, वह उभारदार मूर्ति सेल्फ रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप के चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक नाम उल्लिखित है, तो ये है कंगनहल्ली में। अशोक का रुमिनदेही संबंधित है, स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, यह है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो भब्रू स्तंभ है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति मिली है कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में मिलता है वह है शिलालेख 13वें शिलालेख में। अभिलेख जिसमें कलिंग का विजय का वर्णन मिलता है तो वह हाथी गुम्फा अभिलेख में। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां। अभिलेख के जो प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। चोल, पांड्य, सतीपुत्र और सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं हुआ है तो वह सातवाहन का। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि एवं रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, ये मिलता है 5वां स्तंभ अभिलेख में। टॉलेमी फिलाडेल्फिया तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था कहाँ का? मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य और पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया व मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे तो वह था मौर्य। अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश मिला है वह 100 गोरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चुराने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सही कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्र मार्गों को नियंत्रित करता था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज दूत था सिलिगस निकेटर का। अरसास मुद्रा राक्षस मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी तो वह मेगास्थनीज की इंडिका में पता चलता है ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है तो वह इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तो वह मेगास्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है तो मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है कि कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदकुश तक साम्राज्य, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज्य की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है समाहर्ता। मौर्य का युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था वह था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था मार्ग निर्माण। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला एक जुर्माना था, ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर मिलता था। देखिए सही कार्य क्या है, अधिकारी उनके कार्य। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। सहसाधिपति चोरी डकैती मुकदमों का अधिकारी था। बलाधिप चुंगी का संरक्षक था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में था। धर्मस्थी एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी अर्थशास्त्र में बताया गया। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है कहाँ? मनुस्मृति में। और विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? वह ब्रात्य क्षत्रियों का यानी फॉलन क्षत्रिय। प्राचीन भारत के क्षत्रियों का सही क्रम क्या है? तो मेगास्थनीज, फिर फायान, फिर हुएनसांग, फिर इत्सिंग। व्यक्ति और नाम चंद्रगुप्त का नाम है सेंडोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब आते हैं नेक्स्ट, मौर्य सम्राट था कौन?
वो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित शुंग ने की थी, तब मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग वंश राज शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मती वसुदेव कर्ण ने की थी, उसने राज सिंहासन हत्या लिया था। मौर्य काल में प्रणयम था क्या? तो ये आपातकालीन कर था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी किसने? अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है तो वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं, ये पाए अशोक के अभिलेखों में। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन क्या है? तो इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने को उल्लेख करते हैं। सही सम्मेलन देखिए क्या है? सारनाथ में लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक है। सही सम्मेलन देखेंगे ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये नालंदा में कहते हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम की अंकित मूर्ति प्राप्त होती है कहाँ से? परखम से। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दा देखेंगे, टॉपिक है मौर्योत्तर काल। हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वह थे स्ट्रेटो सेकंड। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था तो वह था मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन प्रथम ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं वह अगाथोक्लीज। कादर्मक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे वह थी ताम्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो शासक और राजवंश। डेमेट्रियस ये हिंद यूनानी इस वंश का है। रुद्रदामन शक, गोंडोफर्नीस पहलव और विम ये कुषाण के हैं। और उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। विमकटफिसस, कनिष्क, नहपाण और बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो वह विमकटफिसस, कुजुलकटफिसस और कनिष्क। और हर्मवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो वह था विमकटफिसस ने। और यौधेय सिक्कों का अंकन मिलता है कहाँ? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। विक्रम और शक संवतों में अंतर है कितने वर्षों का? 135 वर्षों का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व में। 1931, 1952, 2066, 2087 में वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा तो वह 1931। सुघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था तो वह था असुघोष और वसुमित्र। असुघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन और पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था तो वह था पतंजलि। कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा यानी श्रीकंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने प्राप्त की थी? चरक और जीवक ने। असुघोष, पार्स, वसुमित्र और विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था तो वह था विशाखदत्त नहीं गया। विश्वामित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है किससे? अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था किसने? कण्व वंश ने। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाता है तो वह गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सिमुक संस्थापक है सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसे ने कनिष्क को हराया था वह था पांचाऊ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी तो वह मौर्य और कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोना चांदी के सिक्कों का अनुपात कितना था? 1:35। राजवंश और इनके सिक्कों की साधातुएं। कुषाणों ने चलाए स्वर्ण और ताम्र के। गुप्तों ने चलाए स्वर्ण और रजत के। सातवाहन ने चलाए चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के। कलचुरी ने चलाए रजत, स्वर्ण, रजत और ताम्र। अब आते हैं गांधार कला जो है ये कुषाणों की है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रावन फर्स्ट का है। मिलिंदपन हो मिनांडर और तक्षशिला अभिलेख है पतिक का।
अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है तो वह गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण और फिर हूण। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, फिर कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह था डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन वंशों में से सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ? अमरावती और प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेक के साथ। ठीक है। राजवंश और राजधानी, शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदम्ब की बनवासी, चंदेल की महोबा। सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए सातवाहन आए, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य आए। अब इसमें देखेंगे सत्यकथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। सत्यकथन देखो कौन कौन से। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है तो वह है अमरावती का स्तूप। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कौन सा अभिलेख और किस शासक का? नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र का। भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त का। ऐहोल अभिलेख है पुलकेशन द्वितीय का। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है तो वह इक्ष्वाकु। सत्यकथन कौन सा है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय और खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था तो वह खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? चेदी वंश और या महामेघवाहन वंश से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे किससे? उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसकी रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की तो वह पाल पुत्र देव ने। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? तो वह आनाम नाविक। गुप्तवाल, गुप्त वंश ने शासन किया था 275 से 550 ईस्वी के मध्य में, अवधि के मध्य में। अब 4 अश्वमेधों का संपादन किया था किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम क्या है? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वह समुद्रगुप्त। प्रथम प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख की जानकारी देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर मिलता है जहांगीर का नाम है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम मिलता है महेंद्र। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि है किसकी? समुद्रगुप्त की। हरिशेन दरबारी कविता समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता है हरिशेन। अब देखिए नेक्स्ट सुमेलन करेंगे। कैसे सुमेलन करेंगे? दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राजा। धनंजय जो है ये कुस्तलपुर के हैं। नीलराज अवमुक्त के हैं। उग्रसेन पालक्का के हैं। विष्णुगोप गोपा कांची के हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था तो वह था गुप्त राजवंश। ठीक है नेक्स्ट देखो। दिल्ली की कुब्बल उस्ताम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है चंद्र के। चंद्रगुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की वह चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था तो वह भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो क्या है? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही कथन है शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर आते हैं देखिए सुमेलित का कुमारगुप्त फर्स्ट का है मधुसौर अभिलेख। पतिक का है तक्षशिला अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का है उदयगिरी गुहा अभिलेख और एरण समुद्रगुप्त का है एरण अभिलेख। वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है तो वह दसपुर अभिलेख।
अब देखिए शासक और रानी, चंद्रगुप्त की रानी है कुमार देवी, समुद्रगुप्त की है दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेरनगा, कुमारगुप्त प्रथम की है अनंत देवी। ईश्वर की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह था ताम्रलिप्त। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है, श्रेणी ही वेतन का काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुजरात गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित है किससे? वस्त्र उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद संबंधित नहीं थे किससे संबंधित नहीं है? कौन? भास्कराचार्य नहीं। लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 15वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थित था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष संबंधित था छपड़क से। कालिदास जिसके शासनकाल में वह शासक थे वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे क्या? प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐराण से। गुप्त संवत की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की। अशोक इसका विरोध है प्रियदर्शी या प्रियदर्शन। समुद्रगुप्त का है परक्रमांक। समुद्रगुप्त सेकंड का है विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त का है क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंशों ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है तो वह गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। 1/3, 1/4 और 1/6, 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है कितनी? 1/6। भूमि का वह प्रकार जिसे अप्रहत कहा जाता है वह बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास में संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणावाप संबंध शब्द निर्दिष्ट करते हैं किसको? भूमाप को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? विदक भागम कहते हैं। 3री शताब्दी में बारंगल प्रसिद्ध था यह लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर, घंटासाला, कदूरा और चौल विख्यात थे। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। तोरमाड़ था एक हूण जाति दल का था तोरमाड़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था किसने? बालादित्य एवं महेश्वरधर्मन ने। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी 518 से 521 ईस्वी में भारत दर्शन किया था तो वह सुंगयुन ने। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था और भूमि अनुदान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। अब बताएं शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था कहाँ पे? भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मत्स्यकटिकम का विषय क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में क्या है? सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन देखिए कौन कौन से है इसमें। कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वह पतंजलि। अष्टांग योग के अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य या गंगेश। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है चारवाकों की। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है कौन? चारवाक। चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? तो वह है काम। चारवाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है लोकायत प्रणाली। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कणाद थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन ने बताया तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन ने वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन ने बताया वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना, वेदांत दर्शन ने बताया आत्मज्ञान। वैसे प्रश्नगत और प्रचार दर्शन और प्रचारक का सही सम्मेलन देखिए गया। वैशेषिक ये उल्लूक कणाद मुनि के द्वारा, न्याय जो है गौतम के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, उत्तर दर्शन या उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय और योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत है तो वह है मीमांसा का। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक और सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है तो वह लोकायत और कापालिक। लोकायत दर्शन कहा जाता है किसको? चारवाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है किसको? शंकराचार्य को। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज और माधव में से वेदांत दर्शन के संबंध में सही के साथ संबंध नहीं है किसका? अभिनव गुप्त का। कर्णाकाल विक्रम संवत्सर 57 या 58 ईसा पूर्व का, शक संवत्सर 78 ईस्वी का, गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी का, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व का है। पुल गधैया क्या है? ये एक सिक्का होता है। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? 601 अथवा 600। मालव संवत इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? कृत संवत के नाम से। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 565 दिया गया है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 434 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था मगध के गुप्त का। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। हरिशेन, कल्हड़ और कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं तो वह कल्हड़ के समय में। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है किसने? बाणभट्ट ने लिखी है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया था तो वह था प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी के लगभग। कवि वाण निवासी था पृथ्वीकुटा, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में। पृथ्वीकुटा का हुएनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासन काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं तथा संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। इसका नाम था युआन चुआंग यानी हुएनसांग। हर्ष के दरबार में हुएनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। हुएनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वह मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी यात्री हुएनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह था हुएनसांग। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं युनतू के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो वह नालंदा। नालंदा स्थित है कहाँ? बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह है सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण।
फायान जो है 402 से 412 में है, हुइनसांग 629 से 645 में, इत्सिंग 671 से 695 में, और अल मसूदी 915 से 16 में। अब आते हैं सत्य कथन। देखिए क्या क्या सत्य कथन है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइनसांग, आबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुए फायान समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री हुइनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया और उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। अब आते हैं आदि शंकर को, जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। 4 धाम सम्मिलित हैं। में सम्मिलित है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। छोटा 4 धाम में सम्मिलित कौन है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। रवि कीर्ति जो है पुलकेशन, ये कवि हैं पुलकेशन तिथि के। भवभूति जो है कन्नौज के यशो वर्मन की दरबार में थे। दंडी नरसिंह वर्मन के समय, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के लिए। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, वाणभट्ट हर्षवर्धन के समय। भोज जो है ये धार के हैं। दुर्गावती गोंडवाना की। समुद्रगुप्त विदिशा के हैं। उज्जैन अशोक जो है उज्जैन का था राजा। और प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान आज भीलसा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र जो है ये कर्नाटक में, हालेबिड में, गिरिनगर गुजरात में है, और स्थानेश्वर जो है वो हरियाणा में है। अब आते हैं भारत में, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करा है? चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी, दशावतार और चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है तो वह दशावतार। मुरैना के समीप से 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा? यह कच्छप घाट वंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। स्थापत्य देखो, स्तूप सांची का, स्तूप जो है वह सांची का। चित्रकारी बाग, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा, और दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में है। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है तो वह मांडू का महल शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। मंदिर स्थापत्य के बारे में देखिए सत्य कथन क्या है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के इन मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप में जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। भितरगांव मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओशिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है तो वह ग्वालियर का तेली मंदिर। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी में। आबू का जैन मंदिर बना है कहाँ? संगमरमर से बना है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पालीताना मंदिर अवस्थित है भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। कि सब शैव धर्म के थे। बौद्ध, जैन और शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध और शैव। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है किसको? राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा और एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। प्राचीन भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता और खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो वह अजंता। एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध और जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाओं में कर्ण चौपड़, विष्णु झोपड़ी और सुदामा की गुफा प्रमुख है। एलोरा में गुफाएं बौद्ध, हिंदुओं और जैनों से संबंधित है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूटों को आज संरक्षण प्राप्त था किसको? जैन धर्म को। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गुप्त मंदिर और स्थान, ईंट मंदिर है भितरगांव में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। शिव मंदिर है भूमरा में। विष्णु मंदिर है एरण में।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन क्या है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अजंता की कला को प्रश्रय किसने दिया? वाकाटक और गुप्तों ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत और जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित हैं, जातक कथाओं से। सही कथन देखिए, अजंता गुफाएं हैं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, ये सही है। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है किसको? अजंता की गुफाएं व लेपाक्षी मंदिरों को। सत्य कथन देखिए, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूश्री चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में दो ऐतिहासिक स्थानों में से तथ्य समान है, वह है दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। हम्पी जो है ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में, अरिकमेड़ु पुडुचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है किसको? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के निर्माण के मंदिर निर्मित है नागर शैली में निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है किसको? मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया कंपूचिया में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है बजावा में। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में करवाया गया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? प्रवेश द्वार या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। चोल पल्लव चेदी और चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पल्लवों ने करवाया। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है तो वह द्रौपदी रथ। मंदिरों का सही क्रम क्या है? सप्त पैगोडा मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और गंगेकुंड चोलपुरम मंदिर है। स्थान स्मारक एलिफेंटा जो है एक गुफाएं हैं, सावड़गोला में मूर्ति है, खजुराहो में मंदिर है, सांची में स्तूप है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल और राजवंश भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, शोर या टेम्पल या तटीय मंदिर तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में, मानस असम में, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई, मीनाक्षी मंदिर पांडे ने बनवाई, खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया और महाबलीपुरम के मंदिर हैं ये बनवाया पल्लवों ने। वैजनाथ धाम की विशेषता है ये शिव मंदिर है। सारनाथ जो है बुद्ध का शांति का मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। बद्रीनाथ जो है विष्णु मंदिर है। ओंकारेश्वर अमरकंटक अरसवल्ली में से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है कौन सा? अरसवल्ली। स्थान और विशेषता, नालंदा जो है विश्वविद्यालय है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सांची में स्तूप है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। देखो चित्रकारी जो है बाघ और अजंता गुफा में, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिलती है मथुरा में, सूर्य मंदिर है कोणार्क में, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, हवा महल है जयपुर में, गोमतेश्वर की प्रतिमा मिलती है कर्नाटक में। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था कहाँ? सिंधु और झेलम नदियों के बीच में। सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं ये स्थित है कहाँ? दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट। फिर आता है दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अब स्थित है हम्पी में। ठीक है, और नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ये भारतीय मंदिर की वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है किसको? मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है कहाँ? सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल देखेंगे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर अनेक उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये कहाँ मिलता है? अजंता में। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, ये मिलता है आपको उदयगिरी गुफा में। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण है मिलता है मामल्लपुरम में। भारत के कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी,
महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक और उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था वह तो धौली स्थित शैलकृत हाथी मौर्य काल में। फिर आता है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो वह विजयालय के द्वारा। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो वह बृहदीश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जैसे चोल शासक के काल में निर्मित किया गया था, तो वह है कौन? यह है राजराज प्रथम के काल में। चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल तक, दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी कहाँ? तंजौर में। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था वह था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे हैं, जिन शिलालेखों में है वह उत्तर मेरूर में मिलता है। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवारियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय है चतुर्भुज। फिर आता है नेक्स्ट, महिषासुर मर्दिनी, नटराज, राम और सोम स्कंद चोल युगीन स्थापत्यों में से विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है किसका? नटराज को। और चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है कौन? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है किसकी? चोल कला का। 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। चोल, चेर, पल्लव और राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो वह था चोल। चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह था राजेंद्र प्रथम। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की गई थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी वह था राजराज प्रथम। और चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वह था राजराज प्रथम। चोल राजाओं में से वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी वह राजेंद्र फर्स्ट है। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था वह था कुलोत्तुंग फर्स्ट। चोल के विषयों में सत्य कथन क्या है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। वो शब्द और विवरण। एरीपत्ति क्या होता है? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर किसे कहते हैं? तो स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी ग्राम संघ गठित करना। घटिका क्या है? प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालयों को घटिका कहते हैं। श्रेणी, नगरम, नाना देशी और मणिग्रामम में से विदेशी व्यापार से संबंधित संस्थाएं के नाना देशी और मणिग्रामम। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता है तो वह तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल और सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे वह था चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वह तापी में थी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे थे तो वह था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द द्योतक है किसका? काली मिर्च का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, संगम साहित्य में तोलकाप्यम ग्रंथ है किसका? तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलांगो अडिकल। तिरुक्कुरल जो है ये ग्रंथ है, इसका विषय क्या है? दर्शन है। तोलकाप्यम इसका विषय है व्याकरण। शिल्पाधिकारम इसका विषय है प्रेम कथा। मणिमेखले इसका विषय है वणिक कथा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। इस संग्रह का नाम क्या है? तिरुमुराय। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकमेडु। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकमेडु पुरा स्थल की खुदाइयों से।
अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, कोरकिया और बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था वह था अरिकमेडु। रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अरिकमेडु से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार। कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य राजवंशों में तो वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है तो वह कदम्ब। धार्मिक कविताओं को संकलन कुरल क्या है तो वह तमिल भाषा में है। चेर, चोल, पल्लव और पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था तो वह था पल्लव। तमिल ग्रंथ जैसे लघुवेद की संज्ञा दी गई थी वह था कुरल। तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक कौन था तो वह कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सित्तर थे जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिकरण को अस्वीकार करते थे। राजवंश राजधानी, पल्लव की राजधानी कांची है, पांड्य की राजधानी मदुरा है और यादव की राजधानी देवगिरी है और वारंगल काकती की राजधानी वारंगल। राजवंश और संबंधित स्थल देखेंगे कौन कौन से। गुप्त वंश से संबंधित स्थल है देवगढ़। चंदेल वंश से खजुराहो। चालुक्यों का बादामी और पल्लव जो है पनमल है। चतुर्वेदी, मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज और मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था तो वह था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। संगम युग में उरैयूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज की जीवन रेखा क्या थी वह थी वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे वह थे नोरा, तोंडी, मुसरी और नेलीसेंडा। संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन क्रम से हुआ था मदुरई और कपाटपुरम अलेवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो वो थे अगस्त्य। चालुक्य राजधानी बादामी है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है। हर्ष की राजधानी कन्नौज है। मदुरई की राजधानी, पांड्य की राजधानी मदुरई। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ कर घटनाओं का सही क्रम क्या है। महेंद्र वर्मा फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा राजवंश पाल राजवंश की स्थापना, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारोदय परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की। पल्लव शासक और इनका राज्यकाल जो है महेंद्र वर्मन जो है 600 से 630 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 630 से 668 ईस्वी। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट लगभग 670 से 700 ईस्वी में। नंदी वर्मन सेकेंड 731 से 795 ईस्वी में। राज्य और राजधानी, चेरों की राजधानी वांजी है। चोल की राजधानी तंजौर है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों को इस शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया तो वह मातवालिन ने। चालुक्य, राजपूत, गुप्त तथा मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया तो वह चालुक्यों ने। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों को पशुओं का पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था तो वह चालुक्य राजा कुमारपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी तो वह बनवासी। काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था वह मोटुपल्ली। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था तो वह था पांड्य। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे किसने, चेर राज्य ने। मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में। महाकाल मंदिर है उज्जैन में। बेलूर मठ कोलकाता में। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। ठीक है, हमने देखो इतिहास के पिता, प्राचीन इतिहास एवं साहित्यकार। इतिहास के पिता की पदवी दी जाती है किसको, हेरोडोटस से संबंधित। पुस्तक और लेखक, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि, महाभाष्य का पतंजलि, निरुक्त का यास्क, वार्तिक का है कात्यायन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त हैं। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो थी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं तंडिन। कुमार संभव महाकाव्य लिखा है किसके द्वारा, कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम और जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा है तो कौन सा नहीं लिखा, जानकी हरणम नहीं लिखा। मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम और ऋतु संगारम में से जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है तो वो है उत्तर रामचरितम। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे, नाट्य शास्त्र से संबंधित है। वात्स्यायन की किताब है कामसूत्र। चाणक्य की है अर्थशास्त्र। कल्हड़ की है राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़वाहो किसने लिखी थी, वाकपति ने लिखी है। भारवी
की रचना है किरातार्जुनीयम राजशेखर की है, कर्पूर मंजरी कपूर कालिदास की है, रघुवंश भास की है, स्वप्न वासव दत्तम बाणभट्ट की है, कादम्बरी हर्ष की है, रत्नावली और नागानंद और रत्नावली। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने भारत महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है तो वह है नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम एवं शिशुपाल वधम। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किसमें? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर है। विद्वान और संबंधित विशाख दत्त जो है नाटक से संबंधित है। वराहमिहिर खगोल शास्त्री है। ब्रह्मगुप्त जो है ये गणित से संबंधित है। मिलिंद बनहो कौन है? ये क्या है? पाली ग्रंथ है ये। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वह नागसेन थे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है तो वह मिलिंद पन्हो। दरबारी कवि और राजा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का। कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय है। हरिशेन का समुद्रगुप्त है। वाण भट्ट का जो है लेखक है ये है किसका दरबारी है? तो हर्षवर्धन का। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जय सिंह। कल्हड़ राजतरंगिणी में कुल तरंगे हैं 8। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर्ण ने। सौंदरानंद की रचना है किसकी? अश्वघोष की रचना है। ठीक है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। अमरकोश सिद्धांत शिरोमणि बृहत संहिता और अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशी हृदय ग्रंथ है वह बृहत संहिता। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल और क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे नाटककार के रूप में। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की है। बुद्धचरित अश्वघोष की। हर्षचरित बाणभट्ट की है। अब देखेंगे वराहमिहिर जो है इनका जो ग्रंथ है बृहत संहिता है। विशाख दत्त का है देवीचंद गुप्तम। बिल्हड़ का है विक्रमांक देवचरित। कर्पूर मंजरी है राजशेखर का। सौंदरानंद है अश्वघोष का। लाइफ ऑफ हुएन स्वांग है हुई ली का है। द नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी का। हिस्टोरिकल फिलिपिकल है पाम्पेइस ट्रोगस का है। द हिस्ट्रीज है हेरोडोटस का। परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं? पद्म गुप्त का नवशय संक्षेप, मेरुगुप्त का प्रबंध चिंतामणि, उदयगुप्त के समय उदयपुर प्रशस्ति और सीयक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज का बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख। शाकुंतलम लिखा है किसके द्वारा? कालिदास ने। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्य कृति क्या नहीं है? तो मृच्छकटिकम नहीं है। कालिदास द्वारा लिखित रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक नायक था। नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है तो वह मालविकाग्निमित्रम। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। ठीक है। रचनाएं और विषय अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान के 10 रूपक, नाट्यकला की लीलावती, गणित की महाभाष्य, व्याकरण की विद्वान और रचना देखो सर्ववर्मा का कातंत्र है और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो वह पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देखिए मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन? भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी वह था आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था, आर्यभट्ट ने कहा था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसको? मनु को। सितार, वीणा, सरोद और तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है वीणा। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख सा दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी तो वह था
बालपुत्र देव। गोविंद चंद गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था सूर्यवंशी। आला उदल संबंधित है किससे? महोबा से। पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं चंद्रवरदाई। फिर आते हैं विजयराज। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो वह है जयानक। रचनाकार रचना सारंगधर जो है ये इन्होंने लिखा हमीर रासो। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, जगनिक ने परमल रासो और नरपति नाल हैं बीसल देव रासो। राजपूत वंशों में से जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी वह था तोमर वंश। जिजाक भुक्ति नाम प्राचीन नाम था इसका बुंदेलखंड का। धंग वंश शासक था जिजाक भुक्ति के चंदेल वंश का। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद यशोवर्मा, ये 930 से 950 ईस्वी में। धंग 950 से 1002 ईस्वी में। विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी में। कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी में रहे। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था किसने? परमार राजा भोज ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है कहाँ? उत्तरी बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे गोपाल। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था कहाँ? बिहार राज्य में था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किया गया था धर्मपाल के द्वारा। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो वो थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? तो यह बिहार में। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल में से वह राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था वह तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उदंतपुर में से वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था तो वह तक्षशिला। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी किसने? दंती दुर्ग ने रखी थी। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया गया था दंती दुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था कौन? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो वो था मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि आदिवरा थी वो थे मिहिर भोज। शासकों का सही कालानुक्रम क्या? वत्सराज 775 से 800 ईस्वी में। फिर आएंगे 800 से 833 में महेंद्रपाल प्रथम। और फिर महेंद्रपाल प्रथम है, फिर ये है ठीक है महेंद्रपाल प्रथम और फिर महीपाल आएंगे। नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल तथा भरत्र भट्ट फर्स्ट में से वह नाम जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं था तो वह भरत्र भट्ट फर्स्ट। महान जैन विद्वान हेमचंद अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? लक्ष्मण सेन के द्वारा। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर जी हेमाद्री और जीमूत वाहन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज रही है। परमार की राजधानी धारा रही है। सोलंकी की राजधानी रही है अनहिलवाड़। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था तो वह था चोल। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है किसको? कन्नौज को जाना जाता है। राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था गोविंद तृतीय को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सही सम्मेलन देखना। वर्तमान में स्थित पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति कहाँ है? कोल या कोयल जो है ये कहते हैं अलीगढ़ को। महोत्सव नगर जो है ये महोबा को। महोदय श्री कन्नौज को। झिझाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी वह था जयसिंह सिद्धराज। परमार वंश का शासक था कौन? उपेंद्र अथवा कृष्णराज। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाला परमार वंशी शासक कौन है? तो वह भोज। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। उपेंद्र, मुंज, गांगेय देव और उदयादित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं था तो वह था गांगेय देव। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र बोध गया बिहार से, खजुराहो बुंदेलखंड क्षेत्र में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, तिरुपति ये जो है रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश में है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? जैनुल आबिदीन। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है? शाही खान। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया? तो जैनुल आबिदीन ने। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कुरूसपाल शिलालेख की जानकारी मिलती है राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में। गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? तो वो थे वाकपति। और मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संबंध अर्घट निरूपित करता है कि इसको भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को चक्रित करता है। तो गाइस हमने ये पूरा प्राचीन भारत वाला हिस्सा यहाँ पे कवर किया। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं इसको। तो ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताइएगा।
सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसमें मध्यकालीन भारत में। ओके, थैंक यू।